रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं, बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके पीछे की असल खबर जानने की कोशिश करते हैं, असल मुद्दा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार शामिल होते हैं जो विश्लेषण करते हैं और आज इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से रितु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ कि देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला हुआ है। मतलब हम जिस तरह से टेक्निकल रूप से बदलाव कर रहे हैं देश में, वहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। रवि जी देखिए, बिल्कुल प्रस्ताव जी, दरअसल जो कल जम्मू में एयर बेस पर जो हमला हुआ है वो पहली बार हुआ है इस तरह का हमला। और हालांकि देखा यह गया कि चूंकि इस तरह के ड्रोन को नष्ट करने में भारत पूरी तरह सक्षम है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो ताकत नहीं है, लेकिन चूंकि ये ड्रोन से जो हमले होते हैं वो आमतौर पर ड्रोन जो है वो नीचे चलता है और वो रडार पर आ नहीं पाता है, तो इसकी वजह से भी कई बार चूक हो जाती है। लेकिन इसका जो संबंधित एजेंसियां हैं वो गंभीरता से इसकी जांच कर रही है और कल उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को की धरपकड़ भी की है। इसके अलावा कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। तो मुझे लगता है कि इससे जल्दी जो है इसका खुलासा भी होगा कि कौन इसके पीछे है। हालांकि इसकी तैयारी को लेकर कहा जा रहा है कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे लंबी तैयारी है। तो निश्चित तौर पर ये आतंकियों की ही साजिश है और मुझे लगता है कि जल्दी इसका खुलासा भी होगा। प्रशिता जी बिल्कुल। राजेंद्र, जिस तरह से बताया गया कि पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 14 किलोमीटर दूर थी जहां पर हमला हुआ, निश्चित रूप से इस हमले के पीछे प्रशिता जी पाकिस्तान की शह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आतंकवादी अपने मंसूबे में सफल हुए और हमारी कहीं न कहीं सेना की कमी रही इसमें कि उसको वो ड्रोन को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। और जैसा हमारे मित्र ने बताया कि वो रेडार में नहीं आ पाता है, नीचे उड़ता है, तो निश्चित रूप से उसकी ड्रोन की कल्पना करके कि ड्रोन से भी हमला हो सकता है, हमारी पूर्व तैयारियां इस प्रकार की होना चाहिए। और अब चूंकि एक बार हमला हो चुका है तो अब सेना को सतर्क होकर के इस मामले में अपना जो है वो तैयारी अपनी रखना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना सामने न आए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी चालबाजियों से बाज आने से रहा। वो इस प्रकार के नए नए फंडे इस्तेमाल करता है कि उनको यहाँ अभी हम सोच नहीं पाते। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो गतिविधियां वो संचालित करता है आतंकवादियों को प्रश्रय देकर के, उस पर सामने विचार करना पड़ेगा। और इस प्रकार के हमले जो हैं, चाहे ड्रोन के हों और कोई तकनीक वो इस्तेमाल करे, तो इस पर नज़र रखना पड़ेगी। और ये सेना को जो है शीघ्र से शीघ्र इसमें कदम उठा करके और रिकॉग्नाइज करके कि कहाँ से और कौन सी एजेंसी के द्वारा ये कार्य किया गया है, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। देश की सुरक्षा से संबंधित मसले पर हमको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल गंभीर मुद्दा है क्योंकि एक नया हथियार मिल गया है। रितु जी, जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पे ये जो हमला हुआ है, जाहिर है ये चिंताजनक है और देश की सुरक्षा के लिए ये काफी सोचनीय है। खासकर इसलिए भी कि वायुसेना, सुरक्षा एजेंसी सब जानती हैं कि रडार की रेंज में ये नहीं आता है, तो हमारे पास ऐसा कोई तो यंत्र होना ही चाहिए जो ड्रोन को पकड़ पाए। ऐसा ये पहली बार हुआ है और भी हो सकता है। हमारे कुछ दस्तावेज इसके जरिए जा सकते हैं या हमारी मतलब कुछ जान माल का और भी बड़ा नुकसान इसके कारण हो सकता है। और चिंता की बात ये इसलिए भी है कि अब जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे सारे अखबारों में, सारे मीडिया में इन सब की चीजों की सारी खबर आ गई है, तभी भी देशवासियों को या हमारे रीडर को अभी तक ये नहीं पता है कि वो ड्रोन आया कहाँ से था, गया कहाँ है।
तो ये मतलब ये एक लंबा टाइम है। उस हमले के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाना कि ये कहाँ से आया था, वाकई पाकिस्तान से आया था या कहीं और से कहीं से भेजा गया था। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक तो है ही, और इसके लिए काफी काम करने की जरूरत थी। जांच में जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा। जांच तो चल रही है सुरक्षा एजेंसियों की, देखते हैं कि कहां से आया था ये ड्रोन और कहां गया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज 28 जून को 12वीं के मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला आज तय होने वाला है। रवि जी, जिस तरह से हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना फॉर्मूला पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी तक प्रदेश को लेकर कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि सरकार के पास 3 फॉर्मूले बने हैं कि किस आधार पर रिजल्ट तय होगा, कि किस आधार पर 12वीं के बच्चों का भविष्य तय होगा। देखिए बिल्कुल प्रसिता जी, हालांकि हम इस मामले में काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, वो काफ़ी पहले इस पे निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने 11वीं की परीक्षा को आधार मानकर और 12वीं की परीक्षा का जो रिजल्ट है उनके बोर्ड का वो डिक्लेयर किया है। मध्य प्रदेश में भी देखिए इस दिशा में काम हुआ है। हालांकि मंत्री समूह जो गठित किए गए थे उन्होंने पिछले दिनों अपनी बैठक की, उस पर डिस्कशन भी किया कि उसमें स्कूल खोलने को लेकर भी विचार हुआ। इसके अलावा 12वीं की जो परीक्षा का परिणाम है उसे किस तरह से डिक्लेयर किया जाए उसको भी लेकर हुआ। तो इसमें मोटे तौर पर 2-3 बातें सामने आई है जो सुझाव मंत्री समूह ने दिए हैं। वो एक तो यह है कि 10वीं की परीक्षा को के 60% अंक जो है वो उसको, और 40% अंक जो है वो 12वीं की जो 6 माही परीक्षा होती है उसको मिलाकर इस तरह का रिजल्ट दिया जाए। एक फार्मूला तो ये रखा है। दूसरा उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया है कि जो बच्चे अगर मान लीजिए इस औसतन रिजल्ट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने मूल परीक्षा में आगे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें 10वीं की परीक्षा को लेकर एक और मतभेद भी सामने आया था। हालांकि बैठक के दौरान उसमें एक मंत्री जी का ये कहना था कि इसमें 3 विषयों को नहीं बल्कि 5 विषयों के अंकों को शामिल किया जाना चाहिए। तो जो फार्मूला आज मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया है तो मुझे लगता है कि आज उस पर कोई ना कोई निर्णय होगा। हालांकि देखिए इसकी वजह भी एक रही कि 11वीं की परीक्षा को आधार नहीं बनाया गया है, क्योंकि दरअसल कई प्राइवेट विद्यालय जो है वो कोरोना काल में 11वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सके हैं, इसलिए 11वीं की परीक्षा को इस परिणाम में छोड़ा गया है। रितु जी, जिस तरह से रवि जी ने कहा कि हम लेट हो चुके हैं, दूसरे राज्यों की बात करें तो पहले ही इन सब पर निर्णय हो चुका है। जी प्रीशिता, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसके लिए काफी काम हुआ है। हमने कैसे 10वीं 11वीं 12वीं कैसे अंक जोड़ेंगे, इससे भी बहुत सारी आयोग की बैठकें, बहुत सारे विभाग की बैठकें हो चुकी हैं। बस अब ये है कि मतलब जिस तरह से एक बहुत लंबा एक प्रोसेस हमने पिछली बार भी देखा था कि इस तरह से आईटी विभाग जुड़ेगा, इस तरह से हमारे स्कूल के लोग जुड़ेंगे, इस तरह से शिक्षा विभाग उसमें मदद करेगा। तो ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हमको पहले भी लग रहा था, लेकिन अब ये है कि हम बहुत नजदीक आ गए हैं। जुलाई मतलब तो 2-3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो एक फाइनल अंतिम निर्णय करके बस ये रिजल्ट अब इनको घोषित कर देना चाहिए। हम जानते हैं कि कोरोना के कारण सब लोगों को परेशानी है, विभाग, मंत्री, सब मंत्रिमंडल, सारे लोग सब कुछ परेशानी में है, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी कर देना चाहिए। जो भी फार्मूले पे काम हो अंतिम निर्णय ले लेना चाहिए। राजेंद्र जी, इस विषय में काफी देर हो चुकी है और दूसरे राज्यों से हम पिछड़ गए हैं। मंत्री जी का कहना है कि हम पिछड़े नहीं हैं, लेकिन हम सोच विचार करके निर्णय ले रहे हैं। सोच विचार की एक सीमा तय होना चाहिए कि इतने दिनों में हम इस रिजल्ट को हम डिक्लेयर कर देंगे, ये फार्मूला हम बनाएंगे। जब मंत्रियों की टीम बनी हुई है, उनके मंत्री लोग जो है वो उनके असिस्ट करने के लिए कई सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग जब ये कर रहे हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं, आखिर बच्चों को मन में कब लगेगा कि हमारा रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट से वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। ये कहा जा रहा है कि यदि कोई रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो फिर परीक्षा भी दे पाएगा। तो ये 2 तरह की बातें जो है, जब आप ऐसा फार्मूला तय करेंगे कि 10वीं की और 11वीं की, अगर जैसा बताया कि 11वीं की कई स्कूल परीक्षा नहीं ले चुके हैं, तो आपके पास निश्चित रूप से 10वीं की परीक्षा का जो परिणाम है वो प्लस उसने जो बीच में पढ़ाई की है वो ये मिला करके और रिजल्ट डिक्लेयर होना है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने में एक सीमा निश्चित रूप से निर्धारित कर देना चाहिए सरकार को, और जल्दी से जल्दी हो सकता है आज की बैठक में निर्णय हो जाए। और यदि ये निर्णय फिर टलता है तो इसको हम क्या
मानेंगे कि इस प्रकार से यदि विद्यार्थियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आज ये बैठक में निर्णय हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। और स्टूडेंट्स को जो है वो कहीं पर भी निराश नहीं होना पड़ेगा। अगली तैयारी वो चाहे कॉलेज जाए, चाहे और किसी प्रकार IIT के में जाए या जहाँ भी उसको जाना है, तो वो दिक्कत नहीं आ सकती है, होना चाहिए। और आज की बैठक में ये निर्णय हो जाना चाहिए, यही एक विकल्प है। लेकिन रवि जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि बच्चे संतुष्ट होंगे या नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर नॉर्मल डेज चलते हैं तो अप्रैल में ही नया सेशन बच्चों का आ जाता है। वहीं जिस तरह से आपने कहा कि 11th को आधार नहीं बनाया जाएगा, तो 10th के बाद ही एक सब्जेक्ट स्पेसिफाइड 11th में ही लेना पड़ता है। तो किस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा? क्या निराश होना पड़ेगा बच्चों को? नहीं प्रसन्नता जी, दरअसल जो मंत्री समूह ने जो फार्मूला सुझाया है, वो जो उसकी जो जानकारी मिली वो कुछ इस तरह है कि 10वीं के परिणाम को, मतलब उसके जो 60% अंक उसमें से लिए जाएंगे और 12वीं कक्षा की जो छमाही परीक्षा हुई थी, आप अर्ली जो एग्जाम हुए थे, उसके 40% अंक उसके जो है, इस तरह से एक 60 जो है वो रिजल्ट मानकर जो है उनका घोषित किया जाएगा। 11वीं की परीक्षा का आधार की वजह यही है कि उसमें कुछ निजी स्कूल जो है वो सहमत नहीं थे। हालांकि इसको शामिल करने की पहले बात हुई थी, लेकिन अधिकांश प्राइवेट स्कूल का कहना ये था कि भाई हम परीक्षाएं आयोजित ही नहीं कर पाए तो आप उसको आधार क्या बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसको ड्रॉप करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, क्योंकि CBSE का भी जो है वो परिणाम इसी तरीके से जारी हुआ है, तो मुझे लगता है उसी को आधार मानकर आज जो है वो कोई अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। और क्योंकि लाखों बच्चे जो है इसका इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हें अगस्त से जब हम कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं तो इस महीने भर के जुलाई के दरमियान प्रवेश प्रक्रिया भी उन्हें करनी पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी इस परिणाम को मुझे लगता है कि आज कल में घोषित हो जाना चाहिए। खैर, आज कल में निर्णय आ जाएगा, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब रविवार को भी अनलॉक हो गया है। रविवार को जो लॉकडाउन लग रहा था इतने दिनों से, वो हटा दिया गया है। लेकिन ये लॉकडाउन हटते ही लोग कोरोना की गाइडलाइन भूल गए हैं। कुछ तस्वीरें अखबारों में छपी है, लेक व्यू की हम देखे, वन विहार की हम देखे। रितु जी, आपसे जानना चाहूंगी, इंदौर में क्या स्थिति बनी हुई है? जी प्रशीता, ये एकदम मतलब बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब हम ये देख रहे थे कि बहुत मुश्किल से ये जो दूसरी वाली जो लहर है उसके लिए हमें काबू पाने में प्रशासन ने भी बहुत कड़ा कदम उठाए, बहुत सारे इंतजाम किए, बहुत सारी जाने गई है। लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला है, हमारे यहाँ इंदौर में अब 56 दुकान और जितने भी चाट चौपाटी वाले जो एरिया हैं, आज उसी तरह के सारे अखबार में फोटो छपे हुए, मतलब बहुत सारी भीड़ है। तो अभी भी मतलब एकदम से खोल देना, मुझे दोनों तरफ से ये लग रहा है कि लोगों को भी थोड़ा सा एक अपनी सीमा तय करनी पड़ेगी। हमारी खुद की जान की सुरक्षा हमारे हाथ में है। ठीक है, अब वैक्सीन लगवा चुके हैं, सब है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर आना है, उसके लिए बहुत सारे बड़े खतरे हम पढ़ रहे हैं, रोज आ रही है रिसर्च हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एकदम मतलब जो हमारा ये होता है कि खड़े होके वहीं पे खाना सारी चीजें, और मतलब बहुत सारे आपके ये जो उद्यान है ये सारे खोल देना, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट खोल देना, थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए। और खाने के लिए तो वहीं पे जो चाट चौपाटी है वहीं खड़े होके खाने के लिए अभी भी थोड़ा सा प्रतिबंध, आप टेक होम करिए, आप घर ले जाइए, लेकिन ये वाले प्रतिबंध थोड़े से अभी और लगाने चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन कि तीसरी लहर और बड़ा रूप शायद लेकर आ सकती है। हम वैक्सीन को लेके इतना खुश हो रहे हैं कि तकरीबन पहला वैक्सीन हर मतलब लोगों को लग गया है, 25% लोग ही बचे हैं, लेकिन अभी भी हम यदि इस तरह की सुरक्षा नहीं रखेंगे, हम अपनी सीमा तय नहीं करेंगे, तो हमको परेशानी का फिर से सामना करना पड़ सकता है। और हालात मतलब लॉकडाउन ये वाला खोलने के बाद संडे वाला तो बहुत ही खराब स्थिति है, पूरे बाजार भरे हुए दिख रहे हैं। निश्चित ही राजेंद्र जी, एक बार फिर लापरवाही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बिल्कुल, वो पहले वाली लहर के बाद भी इसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिली थी, जिसका प्रतिफल ये हो सकता है कि दूसरी लहर में हमको अपने लोगों को ज्यादा खोना पड़ा। तो ये जो स्थिति लोग समझ लेते हैं कि कोरोना चला गया, अभी भी हम ब्लैक फंगस, डेल्टा प्लस और इन चीज़ों से अभी हम जूझ रहे हैं। कई अस्पतालों में अभी ये स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर इस प्रकार के मरीज हम देख रहे हैं। और ये इतवार का दिन जो खोला गया है वो
मौज मस्ती और पिकनिक मनाने के लिए नहीं खोला गया है। आवश्यक सामान आप खरीद लें मार्केट में जाकर के और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, इसलिए ये खोला गया है लॉकडाउन संडे के दिन का। लेकिन लोग जो है उसको पिकनिक मनाने में और इसमें लगे हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भूल चुके हैं। और ये स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तीसरी लहर जो है उस चारों तरफ से ये खबरें आ रही है कि तीसरी लहर निश्चित रूप से आएगी। और वो ये जो आज लापरवाही देखने को मिली है इतवार के दिन, ये लापरवाही निश्चित रूप से भयावह है। लोगों को अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए कि भाई अभी हम इन चीज़ों के समक्ष नहीं जाएंगे और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे। लेकिन लोग मानते नहीं हैं और उसका खामियाजा ऐसे लोगों को भोगना पड़ेगा जो इस प्रकार की स्थिति से बचे हुए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें वो भी सम्मिलित हो जाएंगे अगर वो संक्रमित होते हैं तो। निश्चित ही लोगों को अपनी सीमा तय करनी होगी। लापरवाही अगर इतनी बढ़ती जाती है तो एक बार फिर हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, और इस बार अगर तीसरी लहर आती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें उससे उभर पाना। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज हमीदिया और सुल्तानिया की 400 नर्स काम नहीं करेंगी, उनकी कुछ मांगे हैं। रवि जी। देखिए प्रसन्नता जी, नर्सिंग एसोसिएशन जो है वो लंबे समय से इस तरह की मांग कर रही है और 2018 में भी उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करा था। उस समय राज्य सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों का निराकरण किया जाएगा। तो काफी कुछ विसंगतियां नर्सिंग स्टाफ कहता रहा है कि जो है उनकी चाहे वो नियुक्तियों का मामला हो या उनकी आगे की पदोन्नति हो या दूसरी है, वो तमाम तरह की विसंगतियां हैं और विसंगतियों को दूर करने को लेकर जो है वो नर्सिंग एसोसिएशन लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टरों की मांगे जल्दी मान लेती है सरकार, क्योंकि वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है। लेकिन नर्सिंग के मामले में मुझे लगता है कि सरकार का रवैया भी जो है वो ढील पोल वाला है। देखिए कि अभी उनका एक मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनका कहना यह था कि भाई आपने संचालनालय में जो आपने जो पद बनाया है वो संचालक का, वो नर्सिंग स्टाफ से होना चाहिए, लेकिन आपने उसको किसी दूसरे कैडर के अधिकारी से भर रखा है। तो इसी तरह की बेसंगतियां कई 600 मेल नर्स के पद प्रदेश में खाली हैं, आप उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो बड़ा आक्रोश नर्सेस में उभर कर आया है वो उसकी वजह है कि बार बार इस तरह के आंदोलन सामने आते हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए नर्सिंग जो है या पैरामेडिकल स्टाफ है वो बड़ा रीढ़ की हड्डी है एक तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, और जब तक आप उसकी समस्याओं को निराकरण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। निश्चित इस तरह की हड़ताल से सेवाएं तो प्रभावित होती है रितु जी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकारें क्यों मांगे पूरी नहीं करती, क्यों जरूरत पड़ती है कि बार बार एक बड़ा आंदोलन सामने खड़ा हो। हाँ, ये हर बार देखने को आता है। मतलब हम यदि सरकार की तरफ से बात करें या जो ये आंदोलन हुआ है इसके बारे में बात करें, तो जो एक प्रेजेंट हमने अभी जो हाल ही में सिचुएशन अभी देखी है कोरोना के टाइम पे, तो जो कोविड के हॉस्पिटल्स थे, मतलब यदि हम कुछ एक आध दो बड़े हॉस्पिटल की बात करें जहाँ हजारों मरीज एडमिट थे, इंदौर की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पे मतलब जैसे एक बड़े हॉस्पिटल, हमने नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं समझूंगी, लेकिन वहाँ पे यदि 4 डॉक्टर आपके कोरोना के लिए आपने नियुक्त किए हैं तो पूरे दिन आपका नर्सिंग स्टाफ और ये जो बाकी के लोग होते हैं वही उनको मतलब देखते हैं, वही पूरी सेवाएं देते हैं। लेकिन यदि वो कुछ एक ऐसी जायज मांग कर रहे हैं कि पर एक नर्स स्टाफ कितने मरीज देखे जाएंगे, है ना, यदि एक बड़ा मरीजों की बड़ी संख्या है और उसमें कम लोग वहाँ पे एकजुट हैं, तो स्वाभाविक ही कि ये सरकार को मानना चाहिए या जो लोग भी उस चीजों को देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आखिर ये पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर सारा कुछ सिस्टम डिपेंड है। तो ये उनकी जो मांग है, जो जायज मांग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग देख रहे हैं कि उन्होंने जो मांगे करी है, जैसे इंदौर में अभी जूडा की भी एक हड़ताल हुई थी, तो जो मांग कर रहे हैं वो जायज मांगे होती हैं और उनके हक में ये मांग होती है, तो सरकार को ये माननी चाहिए। फिर क्या होता है कि ये अभी आप इन्होंने हड़ताल की है तो जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की बैठक होगी, वो सारी मांगों पे चर्चा करेंगे, एक कमेटी बनेगी, लेकिन उसके बीच में ये जो स्टाफ है वो भी प्रभावित होगा और लोग भी प्रभावित होंगे जो इनके ऊपर आश्रित हैं।
तो सरकार को इस तरह की मांगों को देखना चाहिए, कुछ एक लोग रखने चाहिए जो ये सारी चीजें देखें। प्राथमिकता देनी चाहिए एक तरह से। प्राथमिकता देनी चाहिए ये चीज। राजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अच्छा शासक जो है वो नीचे रोष पनपने नहीं देता, अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखता है। और ये स्थिति हम देखने को धीरे धीरे आ रही है कि हर प्रकार का वर्ग, वो नर्सेस ही क्यों, इसके अलावा भी अपने अपनी जगह सब असंतुष्ट है। बिल्कुल। तो इस आंदोलन को भांप करके और इस आंदोलन में कोरोना काल में नर्सेस ने कितना काम किया है अस्पतालों में, वो स्थिति को देख करके और उनकी वाजिब मांगों को जो है वो शासन को स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ बैठ करके चर्चा करना चाहिए। अभी हमने ये जूनियर डॉक्टरों के मामले में भी देखा कि जब लंबी हड़ताल चली और जब सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा, तब जाकर के उसमें सरकार ने इंटरवेन किया, मंत्री जी जाकर के मिले और तब जाकर के उसका कोई हल निकला। आखिर हल तो निकालना पड़ा सरकार को, कुछ न कुछ तो झुकना ही पड़ा, स्पष्ट रूप से मैं ये कहूँ। और उनकी मांगे किसी हद तक मानी गई। तो जब नर्सेस ने क्या बिगाड़ा है, उनकी मांगे भी मानना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने भी जान लगा करके काम किया है, जिस प्रकार से कि जूनियर डॉक्टरों का कहना था। तो इनका भी है और इनकी डिमांड बहुत पुराने समय से चली आ रही है। सरकार यदि आश्वासन देकर के भूल जाती है तो निश्चित रूप से नीचे के वर्ग में रोष पनपता है और वो रोष जो है फिर हड़ताल के रूप में सामने आता है। तो सरकार को ये जल्दी से जल्दी सोच करके इसका निर्णय लेना चाहिए और न सिर्फ नर्सेस का बल्कि और भी दूसरे जो कर्मचारी संगठन हैं उनकी भी कई डिमांड पहले से पड़ी हुई है, वो अभी हड़ताल नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। तो जब वो इकट्ठे सब होकर के सामने आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार को परेशानी क्या, आम जनता को उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज अस्पताल में जो सरकार तो जा नहीं रही है, मरीज जा रहे हैं और मरीज जो है वो नर्सेस के अभाव में उनके ऊपर क्या दिक्कत आ रही है, ये सरकार को समझना चाहिए। तो आम जनता इनसे इस सबसे प्रभावित होगी और ये सोच करके और सरकार को आगे कदम बढ़ा करके और उनसे चर्चा करके उनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए। निश्चित ये जो मांगे जायज है उनको मान लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर छपी है कचरा को लेकर। भोपाल में बात करें रवि जी, तो 95% कचरा खुले में पड़ा हुआ है। इसके लिए 2 कंपनियों ने टेंडर भी लिया है, लेकिन वो 350 करोड़ रुपए का टेंडर सिर्फ 5% कचरे के लिए। तो बाकी का क्या हाल होगा? और ये जहरीला कचरा है, इससे कई बीमारियां पैदा हो रही है। प्रसन्नता जी, देखिए, हालांकि इस जो हादसा है वो निश्चित तौर पर इसको 37-38 साल हो चुके हैं और लेकिन मुझे लगता है कि इस दरमियान हमने देखा है कि कई बार सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब चीजें नहीं रही है। तत्कालीन जो गैस राहत मंत्री थे बाबूलाल गौर, वो कुछ इस मामले में संवेदनशील थे, उन्होंने काफी कुछ प्रयास भी किए थे। उसके बाद जो है वो सरकार की प्राथमिकताएं बदलती गई और गैस पीड़ित हों या इससे जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लेके सरकार की केवल एक औपचारिकता रहती है कि साल में एक बार बरसी मना ली, उस समय भाषणबाजी हो जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है। मुझे याद है कि पिछले जब बरसी हुई थी और उससे पहले भी जब वो मनाए गए थे तो स्मारक बनाने की बात की गई थी। आज तक वो स्मारक की एक भूमि पूजन तक नहीं करा गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी इस मामले में संवेदनशील है। जहां तक कचरे की बात है तो देखिए, ये कचरा निष्पादन की बात आज नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही है और आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि अभी भी अगर मान लीजिए जिन 2 कंपनियों से बात की गई वो केवल 5% कचरा उठाने की बात की गई, तो बाकी के 95% क्या होगा। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार इस विभाग के लोग हैं, मंत्री हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर वो वाकई में गंभीर हैं इस मसले को लेकर तो उन्हें गंभीरता के साथ इसका निराकरण करना चाहिए। जिस तरह से भानपुर खंती का स्थानांतरण करा गया, उसको वहां से निजात दिलाई गई, एक बड़ी समस्या थी वो उस क्षेत्र के लिए। तो इसी तरह यूनियन
इंडियन कार्बाइड का जो संयंत्र है वो भी उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है, और वहाँ पर अगर इस तरह की लंबे अरसे तक अगर इस तरह की स्थिति को निगरान करके रखा जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उससे भोपाल के लोगों के स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ेगा। तो इस दिशा में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, मुझे लगता है। निश्चित हमारे पास समय की कमी है। राजेंद्र जी, आपसे लेना चाहूंगी जल्द से इस पर। देखिए, इतने वर्ष होने के बावजूद भी उस चीज को वहीं के वहीं पड़े रहने देना और स्मारक बनाने की बात करना। स्मारक क्या, आपने एक पहले से स्मारक बना रखा है, और स्मारक बनाने से क्या वो कचरा का प्रभाव खत्म हो जाएगा? कचरा हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है जनमानस के लिए, क्योंकि वो भूमि प्राइवेट से बाहर पड़ा हुआ है, उसका वो बारिश में उसका पानी नीचे जाता है, जमीन के अंदर जाता है, और वही जल जो है जमीन के अंदर का लोगों को पीना पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां होने लगती है। और अब जो 5% जो कचरा जो गोदामों में पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए 350 करोड़ का जो है वो टेंडर हुआ है, और ये मात्र जो है इसमें रचना ढींगरा का ये कहना है, जो उसकी संयोजक है वहाँ के संगठन की, कि इसमें निश्चित रूप से हमको भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि भाई इसके लिए जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ये जो बाहर पड़ा हुआ कचरा है पहले इसको तो ठिकाने लगाया जाए, इसको तो व्यवस्थित किया जाए, इसके बाद गोदाम का जो है वो करें, या दोनों एक साथ हटाने की कोई बात करे, ताकि इसमें लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, या किसी प्रकार का कोई और धर्म संकट पैदा न हो। इतने सालों से तो पड़ा हुआ है कचरा, अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ स्थितियां बनती है। खैर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में आज हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा करी। एक बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि ड्रोन से देश में जो हमला हुआ है जम्मू एयरफोर्स पर, वहां पर ये बड़ी खबर थी। जांच चल रही है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है कि ड्रोन कहां से आया था। एक नया हथियार इसको माना जा रहा है हमलावरों के लिए। खैर, देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।